हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि सहानी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जेएनयू हॉस्टल अलॉटमेंट के रूल्स और क्राइटेरियाज फॉर 2026 को अच्छे से समझने वाले हैं। कुछ बातें होती हैं जो कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, लाइक कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है बिफोर यू गेट हॉस्टल। और इन्हीं रूल्स और इन्हीं क्राइटेरिया को जेएनयू हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो करता है आपको हॉस्टल देने से पहले। तो जेएनयू में सबसे पहले मैं बता दूं, जेएनयू में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने कहा फॉलो किया जाएगा, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे, तो उस बेसिस पर ही होगा। तो एक एक करके आज अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में कि किन को हॉस्टल अलॉट होगा या और किन को नहीं होगा। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो जेएनयू ने सबसे पहले क्लियर कर दी हैं। ये पेज नंबर 7 जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस 2026 को आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। द आउटस्टेशन कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ द स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी कंसीडर्ड फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। मैं समझा देती हूँ। देखिए, आउटस्टेशन कैंडिडेट्स को सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मिलेगा, मतलब उन्हीं को मिलेगा। सबसे पहले नहीं, उन्हीं को मिलेगा आउटस्टेशन कैंडिडेट्स को। और यही सत्य है, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है जेएनयू में। बहुत अगर मान लीजिए एंड में कोई एक आधा सीट बच गई तो हो सकता है कभी किसी को मिल गई हो तो मिल गई हो, वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि सीटें इतनी फुल हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को तो मिल भी नहीं पाता, वो बेचारे वेटिंग लिस्ट में ही रह जाते हैं। मतलब एक सेमेस्टर के बाद मिलता है या एक साल के बाद उनको हॉस्टल मिलता है। 2 साल के प्रोग्राम में, लाइक फॉर एमए में ही 2 साल का होता है एमए। मान लीजिए वो बेचारे, मतलब सबसे पहले उनके क्लासमेट्स को मिल गया, वो बेचारे अटके हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर के बाद मिल रहा है उनको या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उनको हॉस्टल अलॉट हो रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, डिले होता है हॉस्टल अलॉटमेंट में। तो ये मत सोचिएगा कि सबको मिल जाएगा। तो आउटस्टेशन कैंडिडेट को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना, उन्हीं को मिलेगा बेसिकली। और उसके बाद वो भी हॉस्टल तब मिलेगा जो मैंने कहा कि इनके हिसाब से कि हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल अकोमोडेशन। मतलब अगर मतलब जेएनयू के पास अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं फॉर एग्जांपल और 150 बच्चों को उन्होंने हॉस्टल देना है, तो सबसे पहले तो वो 100 बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अलग कर लेंगे और उन शुरू के 100 बच्चों को ही सबसे पहले मिलेगा एडमिशन। जो है जेएनयू में वो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट, मतलब वो इंश्योर नहीं करता कि ऑटोमेटिकली आपका हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, आप एमए में एडमिशन लेते हो किसी प्रोग्राम में और आप सोच रहे हो कि आपको डायरेक्ट हॉस्टल मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ नहीं होती है। 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आगे भी बात होगी। जो रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के लोगों की बात कर रही हूँ जिनका दिल्ली में घर है। आउटस्टेशन स्टूडेंट्स वो हैं जो आउटसाइड दिल्ली के हैं, ठीक है ना। और ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला रूल है वो ये है, द एडमिशन टू अ फुल टाइम प्रोग्राम डज नॉट गारंटी हॉस्टल अलॉटमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, ये फुल टाइम कोर्स है, ठीक है ना। आपका एडमिशन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी हो गया कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। क्यों? जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। हॉस्टल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास सिर्फ अगर सीटें कम हैं तो उस बेसिस पे आपको ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल मिल ही जाए, ठीक है ना। अब ये तो रूल्स की बात हो गई, अभी हम इसके आगे क्राइटेरिया की बात करेंगे। आप हो सकता है क्राइटेरिया में मतलब ऊपर 100 बच्चों में आप आ जाओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही 100 सीटें हैं उनके पास, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की तरफ आ जाओ तो आपको हॉस्टल पहले ही मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि सभी बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, ठीक है ना। हॉस्टल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द सीट अवेलेबिलिटी, अगर सीट होगी तभी मिलेगा। तीसरी चीज, स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द पार्ट टाइम कोर्सेज। अब यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, फुल टाइम कोर्सेज वालों को तो मिलता है हॉस्टल, ठीक है ना। गारंटी है या नहीं है, अगर मान लो अवेलेबल होगा सीट तो उनको मिल ही जाएगा। लेकिन जो पार्ट टाइम कोर्स वाले हैं वो एलिजिबल ही नहीं है। फुल टाइम वाले एलिजिबल हैं, लाइक एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीटेक, एमटेक, ये सब एलिजिबल हैं। बट पार्ट टाइम जो कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है, वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। नो स्पेशल हॉस्टल अलॉटमेंट विल बी गिवन ऑन द मेडिकल ग्राउंड, ठीक है ना। अगर आप मेडिकल ग्राउंड पर सोच रहे हो कि हॉस्टल अलॉटमेंट करा लोगे तो नहीं होगा। स्टूडेंट्स अंडर प्रायोरिटी लिस्ट 1 and 2 क्राइटेरियाज हु वांट हॉस्टल या डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मतलब होता है एक ऐसे बड़ा सा हॉल होगा, उसमें करीबन आप समझ लो 20 20
हाँ, 20 के अराउंड जो है बेड्स होंगे, ठीक है ना? तो शुरू-शुरू में जिनको अपने प्राइवेट रूम नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? आप मेरे चैनल पे जाके मेरा हॉस्टल देख सकते हो, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई भी हुई है। वो प्राइवेट रूम है, उसमें सिर्फ़ 2 बच्चे रहते हैं, मैं और मेरी एक रूममेट रहती थी। पर उससे पहले जो मेरी रूममेट थी उसको डॉर्मेट्री मिला हुआ था। डॉर्मेट्री में वो करीबन 20 लड़कियों के साथ रहती थी ऑलरेडी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 क्राइटेरिया में जो हॉस्टल या डॉर्मेट्री चाहते हैं उनको अप्लाई करना होगा प्री एनरोलमेंट, मतलब प्री एनरोलमेंट फॉर्म के थ्रू। प्री एनरोलमेंट फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगा। प्री एनरोलमेंट फॉर्म जब आप जेएनयू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको जनरेट होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट डिपेंड होगा ऑन द हॉस्टल पॉइंट्स एंड हॉस्टल रैंक, ठीक है ना? हॉस्टल पॉइंट्स और रैंक्स पे होगा। अब ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपका काम नहीं है, ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है ना? ये आपका सर का दर्द नहीं है। दूसरा आता है रिजर्वेशन बेनिफिट जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को हॉस्टल रूल्स के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना? वो भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी जेएनयू खुद कैलकुलेट करेगा, ये दोनों चीजें खुद कैलकुलेट करेगा। हॉस्टल अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन हॉस्टल पॉइंट्स एंड रैंक्स, ये तो मैं बता चुकी, ठीक है ना? फिर आता है स्टूडेंट्स विद अ गैप ऑफ मोर देन 5 ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 5 साल से ज्यादा है जिनका गैप ईयर आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने बीए किया था 2021 में, ठीक है ना? क्वालिफाइंग डिग्री वो होती है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो। आप एमए में एडमिशन ले रहे हो बीए की डिग्री के बेसिस पे, या हो सकता है बीटेक की, क्योंकि बहुत बच्चे जो बीटेक के होते हैं वो भी एमए में एडमिशन लेते हैं। तो आप बीटेक जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके बेसिस पे एमए में एडमिशन ले रहे हो। तो आप मतलब बीए या बीटेक करने के बाद आप 5 साल का आपका गैप हो चुका है, तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, या ये कह दो आप प्रायोरिटी लिस्ट 3 में आ जाओगे, जो कि मिलेगा ही नहीं एक तरीके से आपको हॉस्टल, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पीपल कैंडिडेट्स। और इसमें भी अगर आपकी डिसेबिलिटी मोर देन 80% है तभी आपको मिलेगा। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा है, लाइक मैं समझा देती हूँ, 5 साल से ज़्यादा है आपका और आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है ना? और लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में भी मोर देन 80% होना चाहिए, मोर देन 80%, ठीक है ना? अगर 80% से ज़्यादा है आपकी डिसेबिलिटी तभी आपका ये 5 साल का जो गैप ईयर है इसको इग्नोर करके आपको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड हॉस्टल फैसिलिटी एज द सेम प्रोग्राम लीव आर नॉट एलिजिबल अगेन। जैसे लाइक मेरा केस देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने एमए सोशियोलॉजी किया हुआ है जेएनयू से, ठीक है ना? अगर मैं फिर से फॉर एग्जांपल एमए पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए एडमिशन लेने जाऊँ, ठीक है ना? तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एमए सोशियोलॉजी के टाइम पे मैंने हॉस्टल फैसिलिटी ले ली थी, ठीक है ना? तो ये वो केस है। एड्रेस एंड सबमिटेड इन्फॉर्मेशन कांट बी चेंज ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर, लाइक फॉर एग्जांपल दिस एकेडमिक ईयर ऑफ 2026-27 जो आपका पहला ईयर होगा एमए का, ठीक है ना? या जो भी बीए का, तो ये पहला साल माना जाएगा। तो अगर इस साल में मतलब जब आप हॉस्टल अलॉट कराने जाओगे, तो जब आप अलॉटमेंट कराओगे तो 1 साल तक आप अपना एड्रेस और वो नहीं चेंज कर सकते, सबमिटेड इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप सोचो कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेंज कर दो, नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेरेंट्स का ट्रांसफर या रिटायरमेंट नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपने हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे बताया था कि मेरे जो पापा हैं वो अभी राजस्थान में जो हैं, राम मतलब मेरी फैमिली राजस्थान में रहती है, आपने ऐसा बताया हुआ है, ठीक है ना? आपने उस बेसिस पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट किया हुआ है कि मैं राजस्थान का हूँ। अभी मान लीजिए वो उनका ट्रांसफर हो जाता है मुंबई, अब उनकी लोकेशन तो चेंज हो गई, ठीक है ना? तो आप ये अब बता नहीं पाओगे, 1 साल तक आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा वाला है। वॉयलेशन ऑफ हॉस्टल रूल्स तो आपको निकाल लिया जाएगा, ये बात होती है, ठीक है ना? हॉस्टल रूल्स तोड़ोगे तो निकाल दी जाओगे, ये हर जगह का रूल है। अब हम क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। क्राइटेरियाज को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो क्राइटेरिया के बेसिस पे पूछते हैं। तो क्राइटेरियाज के लिए इसीलिए मैंने इस बार सब एग्जाम्पल्स तक डाल दिए हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले आता है प्रायोरिटी लिस्ट 1। इनको यही सबसे पहले, ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, मतलब इनको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना? सबसे पहले इन्हीं के चांसेस हैं, फर्स्ट चांस जो है इन्हीं को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? पहली बात तो स्टूडेंट जो कि दिल्ली के बाहर के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप लखनऊ के हो, ठीक है ना? जैसे कि देखो, स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ, एक बच्चा है जो लखनऊ का है, रहने वाला है, उसने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, वो जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन ले रहा है। जो स्टूडेंट की फैमिली है वो लखनऊ में रहती है, दिल्ली में नहीं रहती, तो आप प्रायोरिटी लिस्ट 1 में आओगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? दूसरा, नॉन दिल्ली रेसिडेंट्स हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगेन जयपुर चला, नॉन रेसिडेंट दिल्ली रेसिडेंट्स हो, स्टडिंग इन दिल्ली, दिल्ली हॉस्टल, ठीक है ना? दिल्ली के हॉस्टल में आप रह चुके हो, रेसिडेंट हो बाहर के और स्टडिंग इन दिल्ली हॉस्टल,
देखो, एक इसका केस है, जो स्टूडेंट है वो जयपुर का है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रह के फॉर एग्जांपल उसने बीए किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किसी हॉस्टल में रुका भी है। स्टूडेंट अपना हॉस्टल रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखा सकता है, ये कह दूँ जब हॉस्टल, अरे जो हॉस्टल अलॉटमेंट आपका हुआ होगा ना वहाँ पे, तो आपने फ़ी सबमिट करी होगी, ठीक है ना? तो फ़ी रिसिप्ट या कोई ना कोई एविडेंस ले आना कि आप वहाँ पे रह चुके हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम में, तो आप भी एलिजिबल हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली इस केस में ये कह रहा है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, ठीक है ना? और लेकिन प्लस इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सेकंड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हो और दिल्ली के नहीं हो, राजस्थान के हो या लखनऊ इधर-उधर के हो, दिल्ली के नहीं हो, तो भी आपको मिल जाएगा, ऐसे बच्चे। दूसरी चीज़ ये कि नॉन दिल्ली रेसिडेंट हो, ठीक है ना, दिल्ली के नहीं हो और प्राय पीजी में रह चुके हो, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप दिल्ली दिल्ली में रहे हो, राजस्थान से आए हो और पीजी लेके दिल्ली में रह रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, तो भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट फ्रॉम पटना दिल्ली के लिए आए हैं कोचिंग करने के लिए, पीजी में रहते हैं, वाइल कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली कॉलेज द स्टूडेंट्स पेरेंट डू नॉट ओन एनी होम इन द दिल्ली, और वो बिहार का ही है। मतलब बेसिकली जो पहली क्राइटेरिया, जो फर्स्ट क्राइटेरिया में जो बच्चे आ रहे हैं वो आउटसाइड दिल्ली के हैं, ठीक है ना? चाहे आप दिल्ली में रह के पढ़ाई करो, पीजी में रहो, किराए पे रहो, लेकिन आप रहने वाले कहीं और के हो। बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं दिल्ली में रही, ठीक है ना? पर मैं दिल्ली की थी नहीं, मैं यूपी की हूँ, तो मुझे हॉस्टल मिलेगा, मैं प्रायोरिटी लिस्ट 1 में आऊँगी, ठीक है ना? दूसरा, सेकंड क्राइटेरिया में कौन बच्चे आते हैं? ये दूसरी, इनको सेकंड प्रेफ़रेंस मिलती है, ठीक है ना? सेकंड प्रेफ़रेंस मिलती है। गैप आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री, मान लीजिए आपने बीए किया है, देखिए यहाँ पे दे दिया है, भोपाल से हो, ठीक है ना? भोपाल के हो, आउटसाइड दिल्ली के हो, ठीक है ना? आउटसाइड दिल्ली के हो, बीए किया है 2011 में, 3 साल कहीं जॉब कर रहे थे, अब एडमिशन ले रहे हो 2026 में। तो 2 से 5 साल का आपका गैप हो गया, प्रायोरिटी लिस्ट 2 में आ जाओगे। बाहर के भी हो, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स भी हो, मैंने वही कहा ना शुरू में कि बाहर के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है दिल्ली के बाहर के होने के मतलब ये नहीं होता है कि आपको हॉस्टल मिल ही मिल जाएगा, नहीं। आपका गैप ईयर आपको टाँग अड़ा देगा। अगर आपका गैप ईयर ज़्यादा है तो आप फिर एलिजिबिलिटी मतलब जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें नीचे आ गए, ठीक है ना? दूसरी चीज़, एडमिशन अगेन एट द एकेडमिक सेम एकेडमिक लेवल। देखो, स्टूडेंट जो कि एमए हिस्ट्री करके आया था दूसरे, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने एमए हिस्ट्री कर रखा है, अब वो फिर से जेएनयू में एमए हिस्ट्री करने आ गया या एमए सोशियोलॉजी करने आ गया, मतलब एमए की ही डिग्री करने आ गया, एमए करके आया था, एमए करने आ गया, फिर से प्रायोरिटी लिस्ट 2 में आ जाओगे। दूसरा स्टूडेंट कौन है? ऐसा स्टूडेंट जो बीए करके आया है दूसरे लेवल, मतलब दूसरा बीए किया हुआ है तुमने लखनऊ से, हॉस्टल अकोमोडेशन वहां पे था, लेटर ज्वाइन अनदर अंडर ग्रेजुएट, फिर वही बात हो गई, बीए करके आए हो फिर से बीए करने आ गए जेएनयू में, तो भी तुम प्रायोरिटी लिस्ट 2 में आ जाओगे। स्टूडेंट जिसने एमए किया हुआ है जेएनयू में, एमए सोशियोलॉजी किया हुआ है, ठीक है ना, और हॉस्टल भी था तुम्हारे पास, जेएनयू का ही हॉस्टल था, जेएनयू वाला, ये जेएनयू वाला केस हो रहा है कि जेएनयू में ही रहे हो, पढ़ाई करी तुमने एमए में और फिर से तुम एमए में आ गए, नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना? तुम सेकंड लिस्ट में आते हो, क्राइटेरिया में आते हो, ठीक है ना? तो ये था प्रायोरिटी लिस्ट 1, प्रायोरिटी लिस्ट 2 और हॉस्टल के कुछ रूल्स जिनको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आया हो। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे चैनल @GK ज़रूरी है पे मिल जाएगी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस एंड पीडीएफ्स। और ये मेरा चैनल है जिसे आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जेएनयू हॉस्टल अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे कुछ दिनों बाद, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।